साल 2010 अमेरिका की ई क्राइम सर्विस के डिटेक्टिव डेविड डन के हाथ में एक इंटरेस्टिंग केस आता है। अपनी इन्वेस्टिगेशन में वो पाते हैं कि इदाहो के ज्यादातर स्टोर्स की क्रेडिट कार्ड मशीन्स रशिया के एक सर्वर से लिंक्ड है जो लोगों के क्रेडिट कार्ड्स चुरा रही है। कुछ और इन्वेस्टिगेशन करने से सामने आता है कि ये रशियन हैकर इस तरह लाखों कार्ड्स चुरा चुका है और सीक्रेट सर्विस की नजरों में भी सस्पेक्ट है। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी उसे पकड़ना अमेरिका के लिए आसान नहीं था। कौन था ये हैकर, कैसे उसे पकड़ने के लिए एक इंटरनेशनल ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है और क्यों अंत में उसका अरेस्ट होना रूस और अमेरिका के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन्स का कारण बनती है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है रोमन सेलेज़नेव के एक रशियन सिटीजन से। बताया जाता है कि रोमन के पिता ने उसके परिवार को छोड़ दिया था और 17 साल की उम्र में जब उसकी मां की भी मौत हो गई तो खुद का ख्याल रखने की जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर आ गई। 2002 में रोमन ने हैकिंग और क्राइम के बिजनेस में कदम रखा। उसने पैसा कमाने के लिए कार्डिंग का सहारा लिया, जिसमें इंटरनेट पर लोगों की क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन को चुराकर हैकर्स उससे गिफ्ट कार्ड्स खरीदते थे जिन्हें बाद में कैश इन किया जा सकता था। इसके अलावा रोमन चुराए गए कार्ड्स को कार्डर प्लैनेट जैसे वेबसाइट्स पर भी बेचने लगा और जल्द ही उसने हैकिंग की दुनिया में अपना एक अलग नाम बना लिया। रोमन के लिए यह काम इसलिए भी आसान था क्योंकि उसके ज्यादातर विक्टिम्स यूएस से होते थे और क्योंकि रूस को हैकर्स के लिए एक सेफ हेवन माना जाता है, इसलिए वो जानता था कि अमेरिकन अथॉरिटीज उसे छू भी नहीं सकती। अगर इस हैक की बात की जाए तो उसका तरीका भी बहुत सिंपल था। बहुत से स्टोर्स और वेबसाइट्स जहां पर लोग अपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, उनके पास इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक कोई सिक्योर तरीका नहीं होता है। हैकर्स इस बात का फायदा उठाकर उनके डेटाबेस से कस्टमर्स की क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन चुराने लगते हैं और फिर उन क्रेडिट कार्ड से जितना हो सके उतना पैसा उड़ा ले जाते हैं। क्योंकि N6 नाम से रोमन इंटरनेट की दुनिया में काफी पॉपुलर हो गया था, इसलिए सीक्रेट सर्विस की भी उस पर नजर थी। अगले 4 साल तक वो सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करने लगे और जब फाइनली उन्हें N6 की असली आइडेंटिटी के बारे में अंदेशा हुआ तो उन्होंने FSB को कांटेक्ट करके उसे अरेस्ट करने में उनकी मदद मांगी। अब ये तो नहीं कह सकते कि FSB की ऑफिशियल पोजीशन इस बारे में क्या थी, लेकिन कहा जाता है कि FSB के अंदर रोमन का एक कांटेक्ट भी था जिसने उसे इस बारे में आगाह कर दिया और इस वजह से वो कुछ समय के लिए इंटरनेट से पूरी तरह गायब हो गया। उसने एक फोरम पर अपने रिटायर होने की खबर भी पब्लिश कर दी और सभी को लगा कि अब शायद उसने ये काम छोड़ दिया है। लेकिन इस काम में बहुत पैसा था जिससे रोमन नहीं गंवाना चाहता था और इसी वजह से अपने सभी अकाउंट्स डिलीट करने के बाद उसने 2010 में ट्रैक2 और बल्बा के यूजर नेम से दोबारा से कार्डिंग वेबसाइट्स पर अपने अकाउंट्स बनाए और अपना काम जारी रखा। लेकिन रोमन का ये नया अवतार पिछली बार से भी ज्यादा खतरनाक था। इस बार रोमन ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया था कि वो किसी भी स्टोर की कार्ड क्रेडिट मशीन को हैक कर सकता था। जब भी कोई आदमी क्रेडिट कार्ड को मशीन पर स्वाइप करता तो कार्ड की मैग्नेटिक स्ट्रिप से उसकी इंफॉर्मेशन मशीन में एंटर हो जाती। इस मैग्नेटिक स्ट्रिप में भी 2 लेयर्स होती हैं जिन्हें ट्रैक1 और ट्रैक2 कहा जाता है और यहीं से उसने अपना नया नाम भी अडॉप्ट किया था। एक बार फिर से सीक्रेट सर्विस ने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। हालांकि वो अभी नहीं जानते थे कि ट्रैक2 ही N6 है। सीक्रेट सर्विस को यह पता था कि जिस तरह रोमन इन क्रेडिट कार्ड मशीन्स को हैक कर रहा है, ये काम किसी एक्सपीरियंस्ड हैकर का ही हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी देखा कि डार्क वेब पर जिन वेबसाइट से ये क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन बेची जाती हैं, वहां पर भी ट्रैक2 को वेबसाइट्स की तरफ से काफी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है, जिससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ट्रैक2 जो भी कोई है वो इस बिजनेस में पुराना खिलाड़ी है और हैकिंग की दुनिया में उसके कॉन्टैक्ट्स बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। सीक्रेट सर्विस के अलावा 2010 में ई क्राइम सर्विस ने भी ट्रैक2 की एक्टिविटीज को नोटिस करना शुरू कर दिया और उन्होंने डेविड डन नाम के एक डिटेक्टिव को इस केस को संभालने के लिए अपॉइंट कर दिया। डेविड ने देखा कि इदाहो स्टेट की बहुत सारी शॉप्स में एक वायरस इंस्टॉल किया गया है जो कस्टमर्स की क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन को रूस में एक सर्वर में भेज रहा है। इसी समय ओहियो में सीक्रेट सर्विस ने एक आदमी को अरेस्ट किया जिसके लैपटॉप के अंदर इदाहो के उस स्टोर के चुराए गए बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स थे। सीक्रेट सर्विस जानती थी कि डेविड ऑलरेडी इस केस को परस्यू कर रहा है, इसलिए उन्होंने उसे ये डेटा एग्जामिन करने के लिए इनवाइट किया। इस लैपटॉप से उन्हें track2.name और bulba.cc नाम की 2 वेबसाइट्स के बारे में पता चला जहां से ये क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन खरीदी गई थी। इसके साथ साथ उन्हें ट्रैक2 के साथ इस आदमी की चैट्स भी मिली, जिससे उन्हें पता चलता है कि दोनों वेबसाइट्स को एक ही आदमी रन कर रहा है। अब इसके ठीक 1 महीने बाद डेविड के सामने सीटल में एक और केस आता है जिसमें ब्रॉडवे ग्रिल नाम के एक स्टोर से करीब 32,000 क्रेडिट कार्ड्स को चुराया गया था
और इन्हें भी जब ट्रैक किया गया तो ये भी ट्रैक 2 से ही लिंक्ड हैकिंग निकली। अब डेविड ने इस वेबसाइट में ये खोजना शुरू कर दिया कि वेबसाइट किसने रजिस्टर करवाई थी, जो उसे एक सर्वर तक ले गया। ये सर्वर अमेरिका की वर्जीनिया में ही होस्टेड था और डेविड ने इसे हैक करके जब इसके अंदर का डेटा देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे दिखाई दिया कि कैसे पूरे देश भर में कई रेस्टोरेंट्स और स्टोर्स की मशीन्स इस सर्वर से लिंक्ड थी और लगातार यहाँ पर डेटा भेज रही थी। जहां एक तरफ अभी सीक्रेट सर्विस और डेविड इस हैकर का पता लगाने में उलझे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ रोमन अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा था। उसने शादी कर ली थी, कई लग्जरी कार्स अब उसके नाम थी और साथ ही उसने इंडोनेशिया में एक दूसरा घर भी खरीद लिया था। डेविड ने जब उस सर्वर की जांच पूरी की तो उसे चुराए गए 4 लाख क्रेडिट कार्ड्स मिले और साथ ही एक याहू मेल का अकाउंट भी मिला, जिसकी मदद से रोमन ने अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करवाया था। डेविड को बस अब किसी ऐसी इंफॉर्मेशन की तलाश थी जो ट्रैक 2 की रियल आइडेंटिटी को एक्सपोज कर पाए और उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि रोमन की एक गलती ने सब कुछ एक्सपोज कर दिया। इसी सर्वर पर उन्हें पेपल रिसिप्ट मिलती है जिसमें न सिर्फ ये याहू मेल का अकाउंट मेंशन किया गया था, बल्कि साथ ही बिलिंग एड्रेस में रोमन ने व्लादिवोस्टॉक के अपने घर का भी एड्रेस डाला हुआ था। शायद रोमन को लगा था कि कभी कोई इस सर्वर तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए इस सर्वर के अंदर उसकी कुछ और पर्सनल डिटेल्स भी डेविड को मिल गईं। अब जैसे कि एक प्लेन टिकट जो उसने बुक की थी, इस टिकट में उसके नाम के साथ साथ उसका पासपोर्ट नंबर भी था। ये भी एक विरोधाभास ही था। जो रोमन लोगों के अनसिक्योर्ड नेटवर्क्स को हैक करके पैसा बना रहा था, उसने खुद का पर्सनल डेटा इतने इम्पॉसिबल और अनसिक्योर तरीके से इस सर्वर पर छोड़ा हुआ था। जब डेविड ने यह जानकारी सीक्रेट सर्विस के साथ शेयर की तो उन्हें भी ये समझ में आ गया कि ट्रैक 2 ही एनसेक्स है, जिसे कुछ साल पहले उन्होंने अरेस्ट करने की कोशिश की थी और इस बार वो उसे अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। लेकिन अभी तो इस कहानी में कई ट्विस्ट बाकी थे। जिस समय सीक्रेट सर्विस उसे अरेस्ट करने के प्लान बना रही थी, उसी वक्त रोमन के साथ एक हादसा हो जाता है। 28 अप्रैल 2011 के दिन रोमन और उसकी पत्नी एक वैकेशन के लिए मोरक्को में थे और जिस कैफे में वो लंच के लिए रुके हुए थे, वहां पर अल-कायदा के टेररिस्ट ने 2 प्रेशर कुकर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिए। इसमें करीब 17 लोगों की जान चली गई। इस ब्लास्ट में रोमन को भी बुरी तरह चोट आई और बेहोशी की हालत में उसे जल्दी से रूस ले जाया गया, जहां पर कई सर्जरीज के बाद उसकी हेड इंजरीज को ठीक किया जा सका। इसके बाद भी कई अगले हफ्तों तक वो कोमा में ही रहा और जब उसे होश आया तब भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया था। इस ब्लास्ट के बाद रोमन पूरी जिंदगी सीजर्स से गुजरता रहा, जिसमें अचानक उसके सर में असहनीय दर्द शुरू हो जाता था। इसी दौरान उसकी बीवी ने भी उससे तलाक ले लिया और वो पूरी तरह से अकेला पड़ गया। शायद ये वो समय था जब रोमन क्राइम की दुनिया को छोड़कर अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। 2013 में उसने TUPAC.cc के नाम से एक नई कार्डिंग वेबसाइट शुरू की, जहां पर बाकी हैकर्स भी अपना डेटा रीसेल करने आने लगे थे। ब्लास्ट के बाद 2013 तक उसकी बाकी सभी वेबसाइट्स ऑफलाइन चली गई थी, जिस वजह से सीक्रेट सर्विस को भी कोई आइडिया नहीं था कि वो अब क्या कर रहा है। लेकिन जब नई साइट पर उनकी नजर पड़ती है तो वो फिर से उनके रडार में आ गया। 2014 में एक एनोनिमस टिप के जरिए उन्हें ये जानकारी दी गई कि रोमन जल्द ही मालदीव्स जाने वाला है। ये इन्फॉर्मेशन सही भी थी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन सीक्रेट सर्विस के पास ये उसे पकड़ने का इकलौता मौका था जिसे उन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया और एक बड़ा ऑपरेशन प्लान किया। इस ऑपरेशन में सीक्रेट सर्विस के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, श्रीलंकन गवर्नमेंट और मालदीव्स की गवर्नमेंट की भी मदद ली गई। और 5 जुलाई के दिन जब रोमन अपने प्राइवेट जेट में माली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा तो उसका स्वागत एक वारंट के साथ किया गया। रोमन को अरेस्ट करने के बाद ग्वाम आइलैंड्स ले जाया गया, जहां पर वो कुछ दिन जेल में ही रहा और फिर फाइनली उसे यूएस भेज दिया गया। यहाँ पर उसके खिलाफ एक ट्रायल चलाया जाता है, जिसमें डिटेक्टिव डेविड ने जितने भी सबूत उसके खिलाफ अभी तक इकट्ठे किए थे वो सभी पेश किए गए। इसके साथ साथ एक और कॉमिकल सिचुएशन यहाँ पर तब खड़ी हुई जब उसके लैपटॉप को सीज किया गया। ज्यादातर हैकर्स अपने लैपटॉप के डेटा को एन्क्रिप्ट करके रखते हैं ताकि कोई चाहकर भी उनके लैपटॉप के डेटा को एक्सेस ना कर पाए, लेकिन रोमन अपने आप को लेकर इतना कॉन्फिडेंट था कि न सिर्फ उसने अपने डेटा को अनसिक्योर छोड़ा हुआ था, बल्कि वो अपने हर अकाउंट में 3 में से कोई एक पासवर्ड ही इस्तेमाल करता था। ये तीनों पासवर्ड्स सीक्रेट सर्विस को पता थे, इसलिए पहले अटेम्प्ट में ही जब उन्होंने पासवर्ड एंटर किया तो उसका लैपटॉप अनलॉक हो गया। लैपटॉप के अंदर जितना डेटा था वो उसे दोषी करार देने के लिए इनफ एविडेंस था। उसकी हार्ड ड्राइव में करीब 17 लाख चुराए गए क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन पाई गई और साथ ही अब जिस यूएस स्टेट में उसने फ्रॉड कमिट किया था, हर जगह उसके खिलाफ ट्रायल चलने शुरू हो गए। लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है एक और कैरेक्टर की,
जैसा कि हमने शुरू में आपसे कहा था कि रोमन के पिता ने उसे और उसकी मां को बचपन में ही छोड़ दिया था, लेकिन उसके पिता अभी भी जिंदा थे और वो भी कोई आम आदमी नहीं थे, बल्कि रूस की पार्लियामेंट के अंदर सदस्य थे और पुतिन के करीबी माने जाते थे। रोमन के पिता वैलेरी ने अपने बेटे को बचाने के लिए हर वो कोशिश की जो हो सकती थी। उन्हें नहीं पता था कि उन दोनों के बीच हो रही बातों को रिकॉर्ड किया जा रहा था। अपनी कॉन्वर्सेशंस में कभी वैलेरी विटनेस टैंपरिंग की बात करते तो कभी जेल से भागने की किसी रास्ते के बारे में। उन दोनों के बीच सरकारी वकील को $1 करोड़ की घूस देने की बात भी डिस्कस हुई, लेकिन उनमें से कोई भी हथकंडा ना चल पाया। इसके बाद रोमन के लॉयर ने कोर्ट में भी बहुत हाथ पैर मारे। उसने कोर्ट में आर्ग्यू किया कि यूएस का रोमन को अरेस्ट किया जाना एक तरह की किडनैपिंग थी। जब यह आर्ग्यूमेंट नहीं चला तो उसने कहा कि उसके क्लाइंट को अपनी हेड इंजरीज के कारण यूएस में नहीं रखा जा सकता, इसलिए उसे स्पेशल मेडिकल अटेंशन के लिए रूस भेजा जाना बहुत जरूरी है। जब यह आर्ग्यूमेंट भी नहीं चला तो उसने कोर्ट में यह आर्ग्यू भी किया कि जो डेटा उसके लैपटॉप से मिला है वो जानबूझकर उसे फंसाने के लिए प्लान किया गया है। सरप्राइजिंग बात यह है कि इस आर्ग्यूमेंट में थोड़ा सा दम तो था, क्योंकि जब एजेंट्स के हाथ में वो लैपटॉप आया तो उन्होंने उसे कभी क्लोज ही नहीं किया, जिस वजह से बैकग्राउंड में उसने प्रोग्राम्स और फाइल्स अपडेट होती रही, जिसका मतलब ये था कि बहुत सी फाइल्स जो एविडेंस के तौर पर सबमिट की गई थी वो रोमन के अरेस्ट होने के बाद क्रिएट या अपडेट हुई थी, जिसके बेसिस पर उसके लॉयर ने यह आर्ग्यू किया कि ये सारा डेटा ही प्लांटेड है। हालांकि ये बहाना भी बहुत वक्त तक नहीं चल पाया, क्योंकि एक सिंपल डिजिटल फोरेंसिक्स टेस्ट ने यह प्रूफ कर दिया था कि बहुत सी फाइल्स लैपटॉप में पहले से मौजूद थी और जो फाइल्स अरेस्ट के बाद अपडेट हुई थी उनमें भी ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए थे। अगस्त 2016 में फाइनली रोमन के खिलाफ कोर्ट ने 40 में से 38 आरोपों को सही माना और उसे मुजरिम करार दे दिया गया। रोमन ने कोर्ट में अपने क्राइम्स के लिए माफी मांगते हुए उसकी सजा कम करने की अपील भी की, लेकिन जज ने ये कहते हुए उसकी अपील खारिज कर दी कि ब्लास्ट के बाद उसके पास अपनी जिंदगी बदलने का मौका था और वो चाहता तो क्राइम का रास्ता छोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जो दर्शाता है कि उसे अपने क्राइम्स पर कोई पछतावा नहीं था। इस तरह रोमन को 27 साल जेल की सजा सुना दी गई और उसे नॉर्थ कैरोलिना के FCI बटनर नाम के प्रिजन में भेज दिया गया। जब रोमन के क्राइम्स का हिसाब लगाया गया तो एस्टीमेट के मुताबिक उसकी हैकिंग से बिजनेसेस को $169 मिलियन का नुकसान हुआ और बहुत से बिजनेसेस तो ऐसे थे जो इस लॉस के बाद बंद ही हो गए। दूसरी तरफ रशियन गवर्नमेंट हमेशा ही इस ट्रायल के विरोध रही है और साथ ही यूएस की मदद करने के लिए उन्होंने मालदीव्स की सरकार से अपनी नाराजगी भी दर्ज करवाई। 2014 के क्रीमिया एनेक्सेशन और अब यूक्रेन वॉर के बाद रूस और अमेरिका के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि रोमन के केस को एक पॉलिटिकल फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जहां एक तरफ यूएस उसे एक क्रिमिनल बताते हुए रूस की सरकार पर उसकी मदद करने के आरोप लगाते हैं, तो दूसरी तरफ रूस की सरकार इस गिरफ्तारी को आज भी एक किडनैपिंग मानती है। रोमन के पिता वैलेरी 2007 से अभी तक लगातार रशियन पार्लियामेंट का हिस्सा बने हुए हैं और 2021 में हुआ आखिरी चुनाव भी वो जीते थे। यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद 2022 में यूके गवर्नमेंट ने जिन पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन को सैंक्शन किया था उसमें वैलेरी का नाम भी था, लेकिन अगर वापस रोमन पर लौटें तो क्या उसे कभी वापस रूस लाया जा सकेगा? क्या किसी प्रिजन एक्सचेंज प्रोग्राम में उसकी किस्मत बदलेगी या फिर अपनी बाकी की जिंदगी वो अमेरिका की जेलों में ही बिता देगा? अभी ऐसे कई सवाल हैं जिसका इंतजार वो भी किसी जेल सेल में बैठा हुआ कर रहा होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या हैकिंग के लिए किसी को भी 27 साल की सजा देना क्या एक सही डिसीजन है? वो भी तब जब उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद वो मेडिकली फिट नहीं है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।